हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है ओमेगा प्रो क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना पहला चैप्टर 12th क्लासेस का, और उसमें ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं। आई होप कि मैंने जितने भी क्लासेज लिए होंगे आप सभी लोग उसको रिवाइज करके आए होंगे, और फर्दर आप लोग वेट कर रहे थे कि अगला क्लास कब से आएगा। तो ये जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, जहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अब जानने वाले हैं कोर्स पढ़ लेने के बाद, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं दो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स जो दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है। हम क्या करना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू उन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आपको ये बताना चाहते हैं कि कितना ज्यादा अंतर है अगर दो सिस्टम के बीच ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करे, और उन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा उससे आप बेसिकली पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा वीक है या कितना ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू योर ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी कंसिक्वेंसेज में हम क्या करते हैं, आपको एक सिस्टम देते हैं। वो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, जो आपको आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों फंडामेंटल पार्टिकल है जो दोनों आपस में चार्ज कैरी करता है। मास भी तो होते ही ये दोनों में, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों के बीच दो तरीके के फोर्स तो काम करने ही वाले हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा और दूसरा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा। जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, और ये जो सेपरेशन इन दोनों के बीच का है वो है आर। ओके, अब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच देखना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, वो तो कूलॉम्स लॉ से, एंड दैट विल बी इक्वल टू के चार्ज ऑन ई चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसकी बातें पहले से ही कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही आपको होता है एक प्रोटॉन पे चार्ज। तो ये जो ई होगा वो क्या होगा, पी के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? चलिए, अब आप पिछले एक्सरसाइजों से जानते हैं कि जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहेंगे इस दोनों के बीच, तो दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं। तो बेसिकली हम लोग कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस के जो वैल्यूज आएंगे उन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं। डिवाइड करने के उपरांत आप जानते हैं क्या होगा, देखिए ये जो आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डेट विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। K is the constant, G is the constant, electronic charge is the constant, mass of the electron is the constant and mass of the proton is also constant। इन सारे कांस्टेंट को ऐड करने के बाद हम पाते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एफ ई बाय एफ जी आप लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस कंसिक्वेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब बातें करूं मैं तो 39 टाइम्स बड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल के बीच में जब वो एक एटॉमिक सिस्टम में होगा तो कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा। ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सामने में इतना कमजोर होगा, इतना वीक होगा कि हम लोग उसको एक नॉर्मल कंसिक्वेंसेज में मानेंगे भी नहीं कि हाँ वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है उन दोनों के बीच में, क्योंकि ये 10⁻39 टाइम्स बड़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स काफी स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या सीखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से अच्छा खासा स्ट्रांग है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे जब किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा,
और खासकर वो चार्ज पार्टिकल अगर बहुत ही स्मॉल मासेस के होंगे तब तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, ओके। हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डेट इज नेक्स्ट सेक्शन, जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, दूसरा ये चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों से लगातार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस चार्ज ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए कि हम दो बॉडीज लेते हैं और उन दो बॉडीज के बीच इंटरेक्शन बनवा रहे हैं, लेकिन ये इंटरेक्शन एक दूसरे बॉडी के कांटेक्ट के थ्रू होगा। आइदर आप उन दोनों बॉडी को टच करवाइए और आइदर किसी कंडक्टिंग मेटेलिक वायर से उसको जोड़ दीजिए, तो इन दोनों के बीच एक फिजिकल कांटेक्ट स्थापित हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट के बीच हम लोग फिजिकल कांटेक्ट लगाए हैं और फिजिकल कांटेक्ट लगाने के बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मिलेगा। अब वो इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल का, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहां पे जो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ अलग होगा, यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ अलग होगा, और इसके कारण इसका पोटेंशियल, इस फर्स्ट बॉडी का जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा और इस सेकेंड बॉडी का जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आपको पोटेंशियल अलग अलग मिलना शुरू हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली चार्ज ट्रांसफर का मतलब पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी चार्ज ट्रांसफर मैं कहूंगा, आप लोग समझिएगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो चुका है। ठीक है, और अगर ध्यान से समझिए इस बात को, मैं इसको नोट करके लिखवा देता हूं कि अगर दो बॉडी का सेम मटेरियल से बना हुआ है, वो सेम मटेरियल से आपको डिजाइंड है और उसके डायमेंशन भी आपको सेम है, इक्वल है, तो उन दोनों बॉडी पे आफ्टर कनेक्शन आप उन दोनों को जब फिजिकल कांटेक्ट दे देते हैं, उसके बाद तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। अगर इस बॉडी पे भी क्यू चार्ज दिखेगा तो इस बॉडी पे भी क्यू चार्ज होना चाहिए। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल है तब आपने इसको जोड़ा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। इसका भी कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि जैसे ही आपने इसको जोड़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण चार्ज का फ्लो एक बॉडी टू दूसरे बॉडी में जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए, जब तक दोनों में एक ही नेचर के चार्ज इक्वली टाइप से डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर होते रहेगा। तो चार्ज ट्रांसफर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सेम बॉडी दोनों को एक ही पोटेंशियल पे आना है, चार्ज को एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, हम लोग इसको फर्दर बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पॉज लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको अभी कैरी करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है ए एंड बी, ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू। दोनों चार्ज क्यू कैरी करता है, रिपेल ईच अदर विथ फोर्स एफ। ऑब्वियस सी बात है, दोनों पे सेम नेचर का चार्ज होगा तभी तो रिपेल कर रहा है। अ थर्ड मेटेलिक स्फीयर सी ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड। एक तीसरा मेटेलिक बॉल लेते हैं आप जो अनचार्ज्ड है, उसको सक्सेसिवली क्या करते हैं, इन दोनों से टच करवाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो कहते हैं कि ए और बी के बीच में अब जो फोर्स लगेगा आफ्टर टचिंग द बॉडी सी, वो पहले से ज्यादा होगा, कम होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल्ड वे में हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है सिंपल कि आपका एक बॉडी हो गया ए, दिस इज योर बॉडी बी, और इसको क्या कर रहा हूं मैं, किसी थर्ड बॉडी सी से टच करवा रहा हूं। तो शुरुआत में इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था, जो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा था, वो है F। ठीक है, अब अगले कॉन्सिक्वेंस में क्या करता हूं, इसको टच करवा देता हूं किसी सी बॉडी से। क्या करवाता हूं, सी, लेकिन सी कैसा है, अनचार्ज है। ये ए रहा और ये आपका कोई सी बॉडी रहा।
तो अगर ये Q चार्ज है तो जैसे ही आपने C बॉडी से इस पे क्या करवाया होगा, टच करवाया होगा, वो चार्ज ट्रांसफर वाला खेला शुरू हो जाएगा। अब चार्ज ट्रांसफर होगा क्यों, इसके पास तो चार्ज है नहीं शुरुआत में, इसके पास Q चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पास आ गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक नहीं है, तो इससे इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास प्लस Q चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें हुआ होगा। सेम सेम बॉडी है, सेम बॉडी है, सेम डायमेंशन का है, तो दोनों पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसा मैंने कहा ये भी सेम बॉडी है, ये भी सेम बॉडी है, डायमेंशन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। क्यू चार्ज इस पे था, इस पे है जीरो चार्ज, तो मटेरियल पे आपको दोनों पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। सेम होने का सिंपल मतलब है प्लस क्यू प्लस जीरो, और कितने बॉडी है आपको, दो, तो मतलब इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q/2। तो ए बॉडी पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, Q/2। ठीक है, कोई दिक्कत, ए बॉडी पे कितना चार्ज हो गया, Q/2। अब मैं क्या करता हूं, इसी C को, क्योंकि अब C पे भी कितना चार्ज आ चुका है, Q/2, इसी C को उठा करके जो B बॉडी था जिस पे आपको प्लस Q चार्ज है, फिर से टच करवा देता हूं। इसी C बॉडी को मैं फिर से क्या करवा देता हूं, टच करवा देता हूं, किससे, B बॉडी से। अब फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा किससे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसी में होगा। कोई दिक्कत, तो यहां से फिर से आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिल जाएगा, और ये दोनों जैसे ही टच करवाएंगे तो फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, सेम करेगा, क्योंकि तभी तो आपका पोटेंशियल सेम हो पाएगा। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, इसका मतलब है कि अगर ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, डायमेंशन भी सेम है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे क्या होगा, सेम होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा कब, तो सिंपल क्या करेंगे, प्लस Q/2, इन दोनों को क्या करना होगा आपको, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देगा, सिंपल बात है। इसके पास Q चार्ज है, इसके पास Q/2 है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों पे कितना चार्ज होगा, तो ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3Q/4। कोई दिक्कत, इस पे कितने चार्ज आ जाएंगे, 3Q/4। मतलब आपकी जो B बॉडी है उस पे जो अब चार्ज है वो कितनी है, 3Q/4। ओके, इतनी तक बात समझ गए। अब A पे Q/2 चार्ज है, B पे कितना है, 3Q/4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है जैसा आपको इस केस में लिया गया था, तो अब इस पे फोर्स कितना लगेगा यही हमको जानना है। इतनी बातें समझ गए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। अब देखिए, जब इन दोनों पे Q चार्ज था तो फोर्स क्या होता, Q²/R², यही था, ये प्रीवियस है। और आफ्टर जब A पे Q/2 चार्ज आ गया, B पे 3Q/4 चार्ज आ गया है, तब जो फोर्स होगा इसके, ये क्या होगा बाबू, Q/2 3Q/4/R²। अब हमको बेसिकली जानना है फोर्स आफ्टर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो करना क्या है, इन दोनों का सिंपल रेशियो ले लीजिए आप, तो फोर्स आफ्टर डिवाइडेड बाय फोर्स प्रीवियस, ये क्या हो गया, देखिए के कैंसल, R² कैंसल, बच क्या जाएगा, 3Q²/8 डिवाइडेड बाय Q², यही बच जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं दिक्कत है। अब ये Q² एंड Q² भी आपको क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो फोर्स आफ्टर जो आपको बच जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3/8 टाइम्स फोर्स प्रीवियस। जो प्रीवियस फोर्स आपको लग रहा था उससे क्या हो जाएगा, 3/8 टाइम्स
ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में जो फोर्स हो रहा है वो आपको प्रीवियस वाले से कम मिल रहा है कि नहीं हुआ है। 3/8 टाइम्स का क्या मतलब है भाई, बाद वाले से कम मिल रहा है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद किस रेशियो में फोर्स कम हो जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में देखने का मौका मिला। लेकिन जो मूल सिद्धांत है इस क्वेश्चन को बताने का, जो मेरा मोटो था, ये था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी पे कैसे हो सकता है उसको समझिए है। अगर दोनों, मैं फिर से बता रहा हूं, दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे सेम होगा, जैसा कि यहाँ पे ए और सी के बीच में हुआ था। अगर दोनों बॉडी डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट डायमेंशन का है, तब वहां पे जाके आपको अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होगा। लेकिन जो मेन थॉट है उसे ये समझना है कि दो चार्ज बॉडी के बीच फिजिकल कांटेक्ट बनाने के बाद चार्जेस तब तक फ्लो होते रहते हैं जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ओके, क्लियर। तो अब हम लोग इस सेक्शन के बाद अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, सबसे पहले ये देखते हैं। मान लीजिए आप किसी क्यू चार्ज पे वेरियस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, वेरियस चार्ज बॉडी से फोर्स लगा रहे हैं। अब वेरियस डायरेक्शन से वेरियस चार्ज बॉडीज के थ्रू किसी सिंगल पॉइंट पे आप फोर्स लगाएंगे, तो जो नेट फोर्स होगा वो कैसे ज्ञात किया जाए। एक दो बॉडी से लगाए तब आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल बॉडीज से जब सिंगल पॉइंट चार्ज पे आप फोर्स लगाएंगे तब वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि जब बहुत सारे फोर्स किसी सिंगल बॉडी पे फोर्स लगेगा, तो जो नेट फोर्स होगा ना, दैट विल बी द इंडिविजुअल सम ऑफ द फोर्सेस एक्ट बाय डिफरेंट बॉडीज। मतलब कि अगर Q पॉइंट है, यहां पे देखिए Q0 पॉइंट है, और इस पे आपको वेरियस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो जो टोटल फोर्स इस पे लग रहा होगा, जो टोटल फोर्स इस पे लग रहा होगा, दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस फ्रॉम ईच बॉडी। ठीक है, अब फोर्स जो होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में वेक्टर के नेचर को भी ऐड क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐसा काम करेंगे कि सिंगल पॉइंट से सिंगल पॉइंट के थ्रू फोर्स निकाल लिया, फिर दूसरे पॉइंट से तो उसके बीच फोर्स निकाल लिया, फिर तीसरे से उसके बीच फोर्स निकाल लिया, और सबको वेक्टरली ऐड कर देंगे। और वेक्टरली ऐड करने के बाद जो फोर्स आएगा दैट विल बी योर नेट फोर्सेस। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, Q1, Q2, Q3, आपको तीनों सोर्स चार्जेज हैं, और इन तीनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको पता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना चाहते हैं, तो भूल जाइए कि दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी बॉडी रखा हुआ है, सिंपली आप इन दोनों बॉडी के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। दैट विल बी योर K Q1 Q0 बाय R01 का स्क्वायर। और ये यूनिट वेक्टर जानते हैं आप, फोर्स का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया है, वेक्टर फील्ड है तो वहां पे डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब पहला बॉडी से फोर्स निकाल लिया तो हम किससे निकालेंगे फोर्स, सेकेंड बॉडी से। भूल जाइए फिर बाकी बॉडीज को, सेकेंड बॉडी से फोर्स निकाल लिया, दैट इज योर फोर्स। ओके, सेम है, वो तो बातें हम लोग पहले से जानते हैं। फिर आप तीसरे से निकालना चाहते हैं, बाकी को भूल जाइए, तीसरे से निकाल लिए। और जितने भी फोर्सेस के आपके क्वांटिटी आ रहे सबको वेक्टरली नॉट द सिंपल अलजेब्रिक नहीं करेंगे, वेक्टरली क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, तीनों फोर्सेज को वेक्टरली ऐड कर दिया। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले आइए, जैसा हमने यहाँ पे किया है, और जो वेरिएबल है जो तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वहां पे आप लिख लीजिए एंड वेक्टरली सम कर दीजिए। वेक्टरली सम करने के बाद जो भी आपको टोटल आ रहा है दैट विल बी योर नेट फोर्स ऑन द बॉडी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यही काम है कि जब मल्टीपल फोर्स काम करेगा आपको किसी चार्ज बॉडी पे, तब जो नेट फोर्स होगा उस चार्ज बॉडी पे वो क्या होगा ये बताने का काम करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, अब इसी के थ्रू
हम लोग एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन तो आपको क्वेश्चन डिस्कशन करवाना ही था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो बहुत सिंपल सी बातें है कि सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए वेक्टरली, लेकिन उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन जब करने लगेंगे तब हम लोग सीख पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेज है जो आपको किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, और ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हैविंग द साइड लेंथ L। ठीक है, ये 3 वर्टिसेस पे Q1, Q2 एंड Q3 चार्जेस रखे हुए हैं आपके, और आपसे कहा क्या जा रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पे, इसके सेंट्रॉइड पे कोई Q नेचर का, सॉरी Q अमाउंट का चार्ज रखा गया है, जिसका नेचर जो है वो प्रीवियस जो चार्जेज वर्टिसेज पे है उसी के जैसा है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो उसके सेंटर पे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एफ नेट, इस क्यू चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। अब इसको लगाने के लिए, इस काम को करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सहारा ले सकते हैं। हम लोग Q1 के थ्रू पहले इस पे फोर्स निकालेंगे, तो ये जो बेसिकली फोर्स होगा वो क्या होगा, F1। फिर Q2 के थ्रू इस पे फोर्स निकालेंगे, ये जो फोर्स होगा वो होगा F2। और फिर Q3 के थ्रू इस पे फोर्स निकालेंगे, वो जो फोर्स होगा वो होगा F3। कोई दिक्कत? और फिर इन तीनों फोर्स को वेक्टरली सम कर देंगे, इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग F1 लिखते हैं। तो F1 कैसे लिखेंगे, K Q1 Q बाय, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं R, तो ये हो जाएगा R²। ठीक है, और ध्यान देखिए इसके फर्स्ट और ये जो O बॉडी है इसके बीच का जो यूनिट वेक्टर है वो मैं लिखता हूं R10 कैप। ठीक है, चिल, ओके। अब मैं क्या करता हूं, F2 निकालता हूं। F2 क्या होगा, K Q2 Q बाय R², और यूनिट वेक्टर तो इसके बीच का भी होगा, Q एंड जो आपको O है उसके बीच का भी यूनिट वेक्टर होगा R2O। और जब आप F3 निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, K Q3 Q बाय R², और इसके बीच का भी यूनिट वेक्टर ये होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तीनों फोर्स जो है वो एक दूसरे पे इस तरीके से लग रहे हैं कि नहीं। देखिए तो F1 ऐसा लग रहा है, F2 इस तरीके से लग रहा है, और F3 ये इस तरीके से लग रहा है ना। इसके तीनों के यूनिट वेक्टर पे ध्यान दीजिए, तीनों का यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि वो सेंट्रोइड है एक ट्रायंगल का, वो भी किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। इसीलिए ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे, जैसे ये वाला जो एंगल होगा वो कितना का होगा, 120 का होगा। ओके, और आप ये भी जानते हैं कि अगर ये सेंट्रोइड है, वो क्यू चार्ज अगर उसके सेंट्रोइड पे रखा गया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, चार्ज फर्स्ट चार्ज बॉडी से जो डिस्टेंस होगा ओ का, जो सेकेंड चार्ज बॉडी से डिस्टेंस होगा ओ का, और जो थर्ड चार्ज बॉडी से डिस्टेंस होगा ओ का, वो तीनों सेम होगा। और जब ये तीनों सेम होगा और चार्जेस के अमाउंट भी बेसिकली आपको Q1 Q2 Q3 सेम होंगे, तो आपको F1 F2 एंड F3 एक दूसरे के बराबर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बोलिए। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 होगा कि नहीं होगा। और याद कीजिए एक कंडीशन आता था इक्विलिब्रियम का, जब आप वेक्टर पढ़ते थे 11th क्लास में, ये प्रॉब्लम आपने जरूर किया होगा, ये बहुत पॉपुलर है, कि तीन इक्वल फोर्सेज को हम एक पॉइंट पे रखते हैं और तीनों के बीच का जो एंगल होता है 120 होता है, तो इस पॉइंट O पे जो आपका नेट फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी 0। ये कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना। इसीलिए इस केस में भी F1 F2 F3 बराबर है, तीनों के बीच का एंगल 120 है, तो नेट फोर्स जो होगा ऑन पॉइंट चार्ज Q वो कितना हो जाएगा, 0।
ये आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट से पहले से ही पता है। तो बेसिकली जो मुझे समझाना था इस टॉपिक में, ये समझाना था कि हम लोग इंडिविजुअल फोर्सेज लेंगे और एफ नेट निकालेंगे, और एफ नेट में सिंपली इन तीनों फोर्सेज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे? वेक्टरली। वेक्टरली ऐड करने का मतलब सिर्फ उसका क्वांटिटी नहीं देखना है, उसका डायरेक्शन भी देखना है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जैसे ही हमने डायरेक्शन उसका इंक्लूड किया, वैसे ही एंगल का खेला हुआ, और आफ्टर द खेला ऑफ एंगल आप जानते हैं ये कंडीशन, तीन फोर्सेज equal in magnitude acted upon a point which having the direction or the angle between them is 120, then the net force equal to 0। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। एक और इसी से मिलता जुलता हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, जो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे। ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, इस यहां से भी आप लोग समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि चार इक्वल पॉइंट चार्जेस आपने लगा रखे हैं जो 10 माइक्रो कूलम के हैं, और कहां लगा रखे हैं आपने, चार वर्टिसेस पे। किसके? एक स्क्वायर है ABCD, उसका नाम नहीं दिया है, उसके आपने वर्टिसेस पे चारों कोना पे इक्वल चार्ज लगा रखे हैं। कितना वैल्यू है उसका? 10 माइक्रोकूलम। और स्क्वायर जो है जिसका साइड लेंथ आपको कितना है, 0.1 मीटर। ओके, तो कह रहा है कि एनी वन ऑफ चार्जेस, किसी भी चार्ज पे बाकी तीसरे चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, एफ नेट कितना लगेगा, वो थोड़ा बताइए। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। मान लेता हूं मैं Q4 पे निकालना चाहता हूं टोटल फोर्स, तो क्या करना होगा, Q1 से फोर्स दिखाना होगा, Q2 से फोर्स दिखाना होगा, Q3 से फोर्स दिखाना होगा, फिर सबको वेक्टरली सम कर लेना होगा। सबसे पहले इस पे Q1 फोर्स लगाएगा। Q1 फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स, इसको नाम देता हूं F1। क्या नाम दिया? F1। ठीक है, बाकी सारे फोर्सेस भूल गया, F1 इस पे लगा। फिर Q2 इस पे फोर्स लगाया और इसको मैंने नाम दिया F2। फिर Q3 इस पे फोर्स लगाया और इसको मैंने नाम दिया F3। अब देखिए फोर्सेज का डायरेक्शन मैंने कैसे बनाया है। सारे जो चार्ज थे Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4, ये सब +10 माइक्रोकूलम के थे, है कि नहीं? तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने वाला है। तो 1 इस पे लगेगा तो रिपेल करेगा, 2 इस पे लगेगा तो रिपेल करेगा, 3 इस पे लगेगा तो रिपेल करेगा। अब इसके थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सिक्वेंसेस को समझिए। ये हो गया आपको Q4 चार्ज, और इस पे आपको बेसिकली अब ये हो गया आपको Q4 चार्ज, और इस पे बेसिकली आपको इस तरीके के तीन फोर्स लग रहे हैं, F1 F3, और यहां बीच से आपको एक फोर्स लग रहा है F4। यही है ना, F1 F3 एंड F4। ठीक है, जहां पे F1 और F3 जो बेसिकली आपका है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है कि नहीं है, बोलिए। 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कोई रिजल्टेंट होगा जिसको मैं नाम देता हूं एफ डैश। क्या नाम देता हूं? एफ डैश। और ये एफ डैश किसके बराबर होगा बाबू? आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानते ही है, दो फोर्सेस दोनों जब 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो ये सिंपल आपको हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। और cos 90 तो जानते ही आप क्या होता है, 0। तो ये सिंपल आपको क्या बन जाता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमको F1 और F2 पहले जान लेना चाहिए, क्वांटिटेटिव वैल्यू उसका क्या है, उसके बाद हम लोग उसके वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, अगर मैं F1 निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, कि Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा ना। ओके, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻⁴
9 Q जो Q1 है आपको 10 माइक्रोकूलम, तो 10 -6, Q4 भी सेम है -6, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जो F1 यहां से निकल के आएगा उसकी वैल्यू होगी, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपको 6 6 12 और ये हो गया 10, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -2। ये आपको ऊपर गए, हालांकि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको यहाँ से क्या निकल के आ गया 9 न्यूटन। मतलब इन दोनों के बीच फोर्स जो लग रहा है कितना है 9 न्यूटन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, F1 जो ये फोर्स लग रहा है Q1 Q4 के बीच, वो आपको F1 है जो आपको मिल रहा है रिपेल करता हुआ। Q3 एंड Q4 के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने F3 नाम दिया है, और मैग्नीट्यूड वाइज F1 और F3 सेम होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए, वैल्यू भी सेम है Q1 Q3 का, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू योर F3। ओके, तो अब हम यहां से F डैश निकाल सकते हैं, क्या होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर, तो F1 इज 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 81, दैट विल बी इक्वल टू 9√2 न्यूटन। तो ये जो फोर्स लग रहा है F डैश, दैट विल बी 9√2 न्यूटन होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, F2 निकालना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि Q2 का चार्ज तो Q1 Q3 के बराबर है, लेकिन Q4 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर चुका है, वो तो बेसिकली इसका डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, फिर आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं Q2 और Q4 के बीच, जो एक स्क्वायर का आपको डायगोनल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ओके, हम इस डायगोनल का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। अगर ये 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 0.1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, अंडर रूट 2 इंटू 0.1 मीटर। ये कॉन्सेप्ट हम पहले से ही जानते हैं, हालांकि नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, वहां से हम लोग ये इसका लेंथ फाइंड कर लिए, जो कि आपको मिल रहा है अंडर रूट 2 इंटू 0.1। अब जब उसका डिस्टेंस पता चल गया, तो डिस्टेंस पता करने के बाद हम F4 निकाल सकते हैं, और यहां से जो आपका F4 आएगा वो क्या आएगा बताइए, Q2 Q4 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये F3 था, F3 बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप पहले से ही जान रहे हैं, Q2 आपको पता ही है 10 माइक्रोकूलम है, और Q4 भी आपको पता है 10 माइक्रोकूलम है, और ये जो डिस्टेंस हो गया √2 इंटू 0.1, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा फोर्स, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये फिर से 9 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये कैंसिल हो गया, मतलब 9/2 न्यूटन। अब यहाँ पे आप देखिए, प्रीवियस सेक्शन में देखिए, F डैश आपका कैसे कितना निकला था 9√2 न्यूटन, और F2 आपका कितना निकला है, यहां से आपका F2 कितना निकला है 9/2 न्यूटन। अब ध्यान से अगर आप पिछले वाले फिगर को देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट आया है F डैश, और आपको जो F2 लग रहा था और जो F डैश लग रहा है अभी, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन देखिए, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे होगा, क्यों, क्योंकि F1 F3 बराबर थे, दोनों के बीच का एंगल था 90, तो F डैश कितना पे होगा 45 पे, ये आप पहले से ही जानते हैं वेक्टर के थ्रू।
और F2 भी कितना के, इन दोनों के साथ कितना का एंगल बना रहा है, 45 के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो आपका F2 था और F1 था, इन दोनों के बीच में जब अब हम लोग नेट निकालेंगे तो सिंपल इन दोनों को सम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपको सेम है। तो ये अगर एफ नेट कोई लिखना चाहता है तो वो सिंपल लिख सकता है F2 प्लस एफ डैश का वेक्टर सम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों फोर्सेज जो आए हैं उनको सिंपली सम कर देंगे, उसी से आपका क्या निकल जाएगा, एफ नेट, एंड दैट विल बी इक्वल टू F2 कितना आया था आपका 9/2 न्यूटन, और एफ डैश जो था आपका ये आया था 9√2 न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस √2, एंड दैट इज इक्वल टू 9/2, और ये होगा आपका 1 प्लस 2√2, दैट इज योर नेट फोर्स ऑन द बॉडी Q4 ड्यू टू द सिस्टम। ओके, तो समझे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल फोर्सेज निकालिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस से, फिर सबको मैंने क्या किया है, वेक्टरली सम कर दिया है। वेक्टरली सम कैसे किया, F3 F1 आपको परपेंडिकुलर लग रहा था, पहले उन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लिया एफ डैश, निकालिए यहाँ पे 9√2 न्यूटन, और फिर ये जो F2 आपको मिल रहा था वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, और F2 और F1 का डायरेक्शन सेम था, दोनों को सिंपली वेक्टरली हम क्या किए, ऐड कर दिए, और आपको जो भी यहाँ से निकल के आएगा वो आपको आएगा एफ नेट। तो इस पूरे सेक्शन में आज हमने क्या देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है, और अगर मल्टीपल चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा हो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे और सारे फोर्सेस को वेक्टरली ऐड करेंगे 1 by 1, और जो लास्ट में आपको फोर्स निकल के आएगा दैट विल बी योर नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, ओके, इसी के साथ हम लोग अपने आप को नेक्स्ट सेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। उससे पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।